कैसे हैं बच्चों? और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक बार जल्दी से बताइए। देन हम लोग आज जो महत्वपूर्ण चैप्टर है पावर शेयरिंग, सिविक्स का पहला चैप्टर है, उसको पढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग वो महत्वपूर्ण चीजें हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सो व्हाट इज पावर शेयरिंग समझेंगे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम समझेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, देन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। चलिए, तो पहला हम समझ लेते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पावर होती क्या है। तो पावर क्या है? बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस, डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द अदर्स, नोन एज पॉलिटिकल पावर। मतलब क्या हुआ इसका, है ना? मतलब ये हुआ कि सिंपल ये समझो, आप जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर है तो आप उसकी बात मान लेते हो। क्यों मान लेते हो? कि कहीं ना कहीं उसकी बातें आपको सही लगती है, या जो वो बात कहता है, जो पॉलिसीज की बात करता है, जो भी आपकी क्लास के रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, एज वेल एज वो आप सबको पसंद भी है क्योंकि वो आपका एक लीडर के रूप में भी है। तो ये एक स्कूल के लेवल पर एक छोटे स्तर पर पावर का आप स्वरूप देख सकते हो। बट वही देश के लेवल पर देखें तो देश के लेवल पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, लाइक वो क्या है, पॉलिटिकली पावरफुल है। उन्हें लेजिटिमेट पावर मिली हुई है। लेजिटिमेट पावर का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है सिंपल सा, है ना? लेजिटिमेट पावर का क्या मतलब होता है? एक सेकंड गाइस, है ना? लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है ऐसी पावर जो लोगों ने दी हो, या लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, या आप कहें जायज, है ना? बेसिकली क्या हो गया? जायज यहां पर बात हो जाती है। तो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या है? लेजिटिमेट पावरफुल है। देन फिर समझते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग इज नथिंग, इट इज द टेक्निक टू शेयर द पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड सो ऑन। अब ये जो पॉलिटिकल पावर है, इस पॉलिटिकल पावर के एक हैंड में कंसंट्रेशन से हमें क्या होता है? हमें इस बात का डर लगता है कि अगर एक ही हाथ में सारी की सारी पावर चली जाएगी, मतलब किसी एक जन के पास में सारी पावर आ जाएगी, तो उसके हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा और वो उस पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? उस एक जन के हाथ में पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देना है, और उसी चीज को रोकने के लिए हम पावर शेयरिंग जैसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जिसका मतलब यह है कि हमें पावर को डिवाइड कर देना है अलग अलग जगह पर। या जैसे आप नॉर्मली बात करो गवर्नमेंट की, है ना? तो आज हमारी जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट में आप तीन ऑर्गन्स देखते हो, है ना? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आप देखते हो एक लेजिस्लेटिव है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव है, और उसके साथ साथ में जुडिशियरी है। राइट, है ना? ये तीन ऑर्गन्स के नाम तो आपने कभी 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 ना कभी सुने ही होंगे। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करती है, और जुडिशियरी जो इन दोनों के बीच में कोई भी डिफिकल्टी आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम करती है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया पावर? देन फिर समझते हैं हम लोग बेल्जियम का केस। केस ऑफ बेल्जियम क्या है? केस ऑफ बेल्जियम में सबसे पहले हमें यह समझना है कि बेल्जियम है कहां पर। तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? याद रखना, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है ना? और इस कंट्री के अंदर, इस कंट्री के चारों तरफ अगर हम देखें तो नॉर्दर्न पार्ट में नीदरलैंड्स है, ईस्टर्न पार्ट्स में जर्मनी है, और साउदर्न में पार्ट में आपको लग्जमबर्ग दिखेगा, और ये फ्रांस। ठीक है ना? सो चार कंट्रीज इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, इनको याद रखना है अपन को बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना? ये चार बॉर्डरिंग कंट्रीज है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। चारों कंट्रीज के नाम अच्छे से याद रखने हैं। ये बेल्जियम के चारों तरफ बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। बेल्जियम की अगर आप बात करें तो इसमें लगभग 1 करोड़ के अराउंड इसकी पॉपुलेशन है, और जो हमारा राज्य है प्यारा हरियाणा, हरियाणा के बराबर आपको इसका जो एरिया है वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब अपन समझते हैं, लोकेशन समझ में आ गई, यूरोप के अंदर है, हरियाणा में है, के लगभग इसका एरिया है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है। एथनिक कंपोजिशन सबसे पहले समझते हैं। एथनिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का सोशल डिवीजन है, लोगों का क्या हो जाना, सोशली अपने लिए अलग रखना। लाइक एथनिक, आप ऐसे कह सकते हो कल्चरली अलग हो गए, या लैंग्वेज के बेस पर लोग अलग है, या अपने धर्म के बेस पर अलग है। तो अलग अलग तरीके से जब लोग अपने आप को अलग रखते
हैं और कहते हैं कि ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा समाज है, ये हमारा परिवार है। तो वैसे ग्रुप के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एथनिक। वैसे ही अगर हम लोग पूरे बेल्जियम के अंदर देखें तो डच लगभग 59% रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ये फ्लेमिश रीजन है, ठीक है ना। इसके अंदर कौन रहते हैं, डच 59%। देन फिर फ्रेंच मिलेंगे। फ्रेंच आपको जो नीचे वाला रीजन है इसे बलोनिया रीजन कहा जाता है। 40% यहाँ पर आपको फ्रेंच देखने को मिलेंगे। और यहाँ ये कॉर्नर वाला रीजन है ना, थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जर्मन्स रहते हैं 1% के लगभग, ठीक है। और बाकी इसकी जो राजधानी है, कैपिटल ब्रुसेल्स दिख रही है आप लोगों को। हाँ, तो ये जो कैपिटल है, इसी कैपिटल के अंदर जो लोग रहते हैं उसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो डच रहते हैं 20%। डच कितने रहते हैं, 20%। और फ्रेंच रहते हैं 80%। अब यहां पर हमें एक चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज हमें यह समझना जरूरी है कि इनके बीच में एथनिक टेंशन या प्रॉब्लम होना शुरू कैसे हुई। तो अगर हम देखें, डच लोगों की जो कम्युनिटी थी वो पुअर थी और लैक ऑफ रिसोर्सेस, उनके पास में रिसोर्सेस नहीं थे। बेसिकली हुआ क्या कि 90s 50s के अराउंड और 60s के अराउंड जो यहाँ पर डच और फ्रेंच पीपल रहते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, वाद विवाद शुरू हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि जो डच कम्युनिटी थी ये 59% है, मतलब देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी थी और यही लोग गरीब थे, इन्हीं के पास में रिसोर्सेस नहीं थे। तो डच लोग जो थे वो कह रहे थे कि हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। और वो भी कितना, कि भाई जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग तो रिप्रेजेंटेशन रहे गवर्नमेंट में, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी मेजॉरिटी में होना चाहिए। अब भाई गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना मान लेगी, समझ रहे हैं। दूसरी बात ये लोग कह रहे थे कि और जो डच पीपल थे वो पूरे देश के अंदर गरीब तो थे ही, उसके साथ साथ में आप देखोगे कि जो ब्रुसेल्स राजधानी है वहां पर सिर्फ 20% इनकी पॉपुलेशन थी, किसकी, डच की। और फ्रेंच की थी कितनी, 80% पॉपुलेशन। अब ये जो फ्रेंच 80% थे, ये एक तो मेजोरिटी में थे, दूसरी साथ साथ में इनके पास में रिसोर्सेस भी थे, इनके पास में एजुकेशन, ये बाकी सारी चीजें इनको पहले मिल गई। किसको, फ्रेंच पीपल को, मतलब ये अमीर लोग थे। और उसके साथ साथ में ब्रुसेल्स जो राजधानी है, कैपिटल रीजन है बेल्जियम का, वहां पर ये मेजोरिटी में है। तो ये लोग कहने लगे कि भाई अगर आप डच लोग आप कहते हो कि पूरे देश के अंदर हमारा दबदबा होना चाहिए, तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर दबदबा होना चाहिए। तो फ्रेंच लोग ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मांगने लग गए ब्रुसेल्स के अंदर। तो ये बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये लग्जमबर्ग छोटू सी कंट्री है ना, बाकी फ्रांस है, ये आपका बेल्जियम है, यहाँ पर ये जर्मनी है और ऊपर नीदरलैंड्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये जो प्रॉब्लम होने लगी तो यहाँ की सरकार ने बड़े ही चालाकी से और समझदारी से यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1970 से लेकर के 1993 के बीच में 4 अमेंडमेंट्स किए। ये 4 अमेंडमेंट्स कुछ ऐसे थे, इस बात को थोड़ा सा समझना, और ये 4 अमेंडमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इस बात को भी याद रखना। तो ये अपन को याद होने ही होने चाहिए। पहली चीज क्या थी कि आप लोगों को याद हो कि बेल्जियम के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसमें जो नॉर्दर्न पार्ट था ये फ्लेमिश रीजन था और नीचे वाला रीजन बलोनिया रीजन था। डच ऊपर रहते थे, नीचे फ्रेंच रहते थे, और डच यहाँ पर मेजोरिटी में थे, फ्रेंच माइनॉरिटी में थे पूरे देश के अंदर। अब क्या था बेसिकली, यहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी, मतलब फ्लेमिश रीजन की रीजनल गवर्नमेंट, जैसे अपने भारत देश की स्टेट्स हैं अलग अलग, वैसे ही सेम ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट था उसकी गवर्नमेंट थी और नीचे वाला पार्ट था उसकी गवर्नमेंट थी। अब ये जो गवर्नमेंट्स थी, ये ओवरऑल जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी ये दोनों रीजनल गवर्नमेंट्स, मतलब रीजनल गवर्नमेंट्स के पास में कोई पावर नहीं थी। तो पहला अमेंडमेंट किया गया कि जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स हैं इनको पावर दी जाए। इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी रीजनल गवर्नमेंट्स, इसको खत्म कर दिया गया। और जो सबऑर्डिनेशन, बेसिकली क्या बोला जाता है, अंडर काम करने को सबऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस रीजनल गवर्नमेंट्स को क्या दे दी गई, ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है ना। इसको याद रखना, ऑटोनॉमी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजंस, है ना, पावर टू मेक डिसीजंस। मतलब अब ये लोग अपनी खुद के डिसीजंस ले सकते थे रीजनल गवर्नमेंट्स, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा अमेंडमेंट क्या किया, तो पहला समझ में आ गया।
पहला क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उसके अंडर में काम करती थी रीजनल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सबऑर्डिनेशन था रीजनल गवर्नमेंट का उसको खत्म कर दिया और रीजनल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दे दी, पावर दे दी डिसीजंस लेने की। दूसरा अमेंडमेंट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो डच और फ्रेंच जो मिनिस्टर्स होंगे, मतलब जैसे गवर्नमेंट में होता है कि बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, अलग अलग पार्टीज के मिनिस्टर्स हैं, वैसे ही डच कम्युनिटी के और फ्रेंच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब याद रखना ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब डच कम्युनिटी के मिनिस्टर्स और फ्रेंच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं इसका इक्वल होने का मतलब ये हो जाता है कि यहां पर जो डच कम्युनिटी वाले लोग हैं इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करा कि भाई चलो ठीक है, आप फ्रेंच कम्युनिटी वाले आपका सॉरी भले ही आप माइनॉरिटी में हो बट हम मानते हैं कि चलो ठीक है, बराबर का हक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा अमेंडमेंट किया गया कि कैपिटल के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, वहां पर भी डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स को इक्वल कर दिया। इसका मतलब याद रखना, फ्रेंच पीपल कहां थे मेजोरिटी में, ब्रुसेल्स राजधानी के अंदर। तो यहां पर फ्रेंच लोगों ने क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सेक्रीफाइस करा कि चलो ठीक है, इस बात को अपन मान लेते हैं, जब डच कम्युनिटी पूरे देश के अंदर मान गई है तो हम कैपिटल में मान जाते हैं, ठीक है ना। तो बराबर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैपिटल गवर्नमेंट में, जैसे हमारे भारत देश की जो राजधानी है न्यू दिल्ली, उसके अंदर भी बराबर मिनिस्टर्स रहते हैं, इक्वल लाइक बराबर नहीं रहते हैं लेकिन वहां की गवर्नमेंट है, राइट है ना। वहीं पर एक और नई गवर्नमेंट बनाई गई, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच और डच लोगों की अलग अलग थी। अब इसमें थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि जो फ्रेंच लोग थे वो ही चुनाव में खड़े हो सकते थे, वही चुनाव में खड़े होंगे और सिर्फ फ्रेंच लोग ही क्या करेंगे, वोट डालेंगे। वैसे ही सेम डच लोग चुनाव में खड़े होंगे, डच कम्युनिटी के लोग ही उन कैंडिडेट्स को वोट डालेंगे। मतलब ये सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी व्यवस्था यहां पर बना दी गई। तो ये बहुत अच्छी चीज की। और इन चारों अमेंडमेंट्स को करने के बाद बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने सभी लोगों को एक साथ में ला दिया, सबको इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको सॉल्व कर दिया। इसी चीज को कहा जाता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब सबका साथ और सबका विकास। और बेल्जियम इस आप कहें दावे के ऊपर या इस नारा के ऊपर बिल्कुल खरी उतरी। और तो और मैं आपको बताऊं, जब यूरोपियन यूनियन बनी, यूरोपियन यूनियन मतलब जो यूरोप की पूरी कंट्रीज थी, इन लोगों ने जब अपना ग्रुप बनाया कि चलिए अपना ग्रुप बना लेते हैं ताकि सिक्योरिटी के पर्पज से भी और उसके साथ साथ में भी इकोनॉमिक पर्पज से भी, ठीक है। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया वो ब्रुसेल्स के अंदर बनाया। आप समझ रहे हैं हाउ लाइक ग्रेटफुल दीज ऑल लाइक यूरोपियन नेशंस टू द बेल्जियम, लाइक कि वहां पर जाकर के इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। इतने बढ़िया से इन लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्या बात समझ में आई आप लोगों के लिए? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट मेजर्स took by the Belgium government to accommodate the different communities of the Belgium, ठीक है ना। मतलब बेल्जियम की गवर्नमेंट ने वो क्या क्या कदम उठाए जिससे कि उन लोगों ने अपने वहां की कम्युनिटीज को एकोमोडेट किया। तो इन चारों को आपको भूलना नहीं है। और आउटकम में आप देखेंगे तो यूरोपियन गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर बनाया गया, उसके साथ साथ में यूरोपियन यूनियन का, उसके साथ साथ में जो भी लाइक आप ऐसे कहें इनकी प्रॉस्पेरिटी भी आई बाद में, ठीक है ना। धीमे धीमे डेवलपमेंट भी होने लगा, लोगों के बीच में सामंजस्य भी बढ़ा, लाइक हार्मनी इन द सोसाइटी भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं अपन दूसरे केस पर, श्रीलंका के केस पर, ठीक है। श्रीलंका भारत के बिल्कुल आपको नीचे देखने को मिलेगा, है ना। श्रीलंका भारत के नीचे देखने को मिलेगा, बिल्कुल जस्ट, है ना। इसके बीच में पाक स्ट्रेट है, हमारे इंडिया मतलब ये यहां पर राज्य है तमिलनाडु, ठीक है ना, इसको याद रखना। तमिलनाडु और राज्य के बीच में और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे बोला जाता है पाक स्ट्रेट। क्या कहा जाता है? पाक स्ट्रेट है, ठीक है ना। स्ट्रेट का मतलब होता है जल डमरू, ठीक है ना, या जल संधि। जल संधि का मतलब क्या होता है? जल संधि का मतलब सिंपल ये होता है कि जब दो जगह के वाटर मिल रहे हो, पानी मिल रहा हो और वो दो जमीन के भागों को अलग कर रहे हो, श्रीलंका वाले जमीन के भाग को अलग किया और पानी मिल रहा है, इसका मतलब एक नैरो वाटर बॉडी क्या कर रही है? नैरो वाटर बॉडी
सेपरेट्स टू लैंड मास, है ना, नैरो वाटर बॉडी सेपरेट्स टू लैंड मास, इसी को अपन स्ट्रेट बोलते हैं। और नीचे आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। ये गल्फ ऑफ मन्नार वही जगह है जहां पर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और इस साइड आपका भारत के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, उन तीनों का यहाँ पर आकर के पानी मिलता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। अब अपन समझते हैं श्रीलंका के अंदर का एथनिक कंपोजिशन। एथनिक का मतलब समझ में आ गया है। श्रीलंका 4 फेब 1948 को आजाद हो गया। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कौन कौन रहते थे? मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर श्रीलंका के अंदर आपको देखने को मिलेगी सिन्हाला। ये बुद्ध धर्म वाले लोग थे। कौन से धर्म के लोग थे? ये बुद्ध धर्म के लोग थे, ठीक है ना, मतलब इनका धर्म था बुद्ध धर्म। ये भाषा बोलते थे सिन्हालीज। कौन सी भाषा बोलते थे? सिन्हालीज लैंग्वेज ये लोग बोलते थे, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। और इनकी परसेंटेज कितनी है? 74%। इट मींस दे आर मेजॉरिटी इन द श्रीलंका, ठीक है ना। तमिल पीपल रहते थे, तमिल 18% थे, इसमें से इंडियन तमिल्स थे 5% और श्रीलंकन तमिल्स थे 13%। याद रखना, सिन्हालाज मेजॉरिटी में है, 74% है, तमिल्स हैं 18% है, जिसमें से इंडियन तमिल्स 5% है और श्रीलंकन तमिल 13% है। अब ये इंडियन तमिल्स कहां से पहुंच गए? जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो श्रीलंका भी गुलाम था उनका। तो ये लोग क्या करते थे, तमिलनाडु वाले रीजन से, आंध्र प्रदेश वाले रीजन से लोगों को, वर्कर्स को ले जाते थे यहाँ पर श्रीलंका के अंदर प्लांटेशन का काम करवाने के लिए, प्लांटेशन की क्रॉप्स को उगवाने के लिए, ठीक है ना। प्लांटेशन क्रॉप्स बेसिकली कॉफी हो गया, चाय हो गया, इन सब चीजों के लिए, ठीक है ना। तो इनको उगाने के लिए ये वर्कर्स को ले जाते थे भारत से और फिर ये लोग धीमे धीमे यहीं पर बस गए और यहीं के निवासी बन गए। तो यही वो इंडियन तमिल्स थे। बाकी 7% पूरे पूरे श्रीलंका के अंदर आपको क्रिश्चियंस देखने को मिलेगी। याद रखना, ये जो तमिल लोग थे ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब इस वाले भाग में ये तमिल पीपल रहते थे श्रीलंका के अंदर, ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, इसको भी याद रखना है ना, कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। बाकी 1% आपके अदर्स। सो अगर हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका देखें तो सिन्हाली 74%, तमिल्स हैं 18%, क्रिश्चियंस हैं 7%, अदर्स हैं 1%। तमिल्स में इंडियन तमिल्स हैं 5%, श्रीलंकन तमिल्स हैं 13%। सॉरी गाइस, एक्चुअली में थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, दैट्स व्हाई ये दिक्कत हो रही है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होना शुरू हुई? श्रीलंका जैसे आजाद हुआ तो उसके बाद श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, जैसे हमारे भारत देश के अंदर चुनी जाती है गवर्नमेंट, वैसे ही सेम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट श्रीलंका के अंदर भी बनी, ठीक है ना। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट श्रीलंका के अंदर बनी। और ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, फिर इसने खेला करना शुरू किया। इसने खेला कैसे करना शुरू किया कि इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि देखो मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हाला पीपल है, तो इन लोगों ने सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया 1956 में। सिन्हालीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। मतलब अब जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट के ऑफिसेस के अंदर यही लैंग्वेज आपकी चलेगी, ठीक है ना। स्कूल कॉलेजेस में भी यही लैंग्वेज चलेगी, सब जगह पे यही लैंग्वेज का बोलबाला होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में फिर इन लोगों ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाना शुरू किया। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब क्या होगा कि जो सिन्हालीज भाषा बोलते हैं उन्हें जॉब मिलेगी, उन्हें स्कूल में एडमिशन मिलेगा, उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने प्रेफरेंस देना शुरू कर दी कि जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं उनको क्या रहेगा? जॉब में प्रेफरेंस रहेगी, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन में प्रेफरेंस रहेगी। और तीसरा सबसे खतरनाक काम करना इन लोगों ने स्टार्ट किया कि बुद्ध धर्म के लिए सरकार के पैसे से इसका प्रचार प्रसार या अपन बात करें प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अब जो तमिल पीपल थे, अब जो तमिल पीपल थे, इनको ये बात लगने लग गई कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है ये ना तो हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करती है, ना ही हमारी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करती है, ना ही हमें जो रिसोर्सेस की जरूरत है उनको प्रोवाइड करवा रही है। सो दे आर फीलिंग एलिएनेटेड। उनको अलग अलग फील होने लगा, उन्हें कटाव फील होने लगा कि ये सरकार तो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो ये लोग धीमे धीमे गुस्साने लगे और दुखी होने लगे। इन लोगों को लगा कि भाई ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हमारे ऊपर डोमिनेट करने लग गई है। किसके ऊपर? क्योंकि तमिल पीपल थे 18%, 5% इंडियंस, 13% श्रीलंकन्स। इन तमिल्स को लग रहा था कि ये जो मेजॉरिटी में 74%
सिन्हालीज हैं, ये हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हम से चाहते हैं कि जो ये चाहते हैं वही हम करें। श्रीलंकन जो तमिल्स है बेसिकली वो करें, इंडियन तमिल्स है वो करें। तो इसी चीज को बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। जब मेजोरिटी कम्युनिटी को ये लगने लगता है कि अपन कुछ भी कर सकते हैं ना, अपोनेच भगवान है, तब ऐसी स्थिति को बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यकवाद। ये जो सोच है, सोच मतलब ये आपके मन में जो विचार आ रहा है कि मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट कर सकती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उनकी नीड्स और उनकी जो जरूरतें हैं उनको डिसरिगार्ड कर सकती है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो इसी चीज को बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। और कौन कौन से वो मीजर्स इन लोगों ने लिए मेजोरिटेरियन मीजर्स? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956, प्रेफरेंशियल पॉलिसी एंड फॉस्टरिंग बुद्धिज्म। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? तो इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ एलटीटीई, मतलब लिट्टे का फॉर्मेशन हुआ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम, इसका 1976 के अराउंड फॉर्मेशन हो गया। और फाइनली ये जो एलटीटी ग्रुप बना, ये बहुत पावरफुल ग्रुप था, याद रखना, मतलब ये आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ये क्या कह रहा है? लिबरेशन, मतलब हमें आजादी दिलानी है। किसको? तमिल स्टेट को, मतलब अब हम अपनी खुद की स्टेट बनाएंगे। ये लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी तमिल स्टेट बनाएंगे। यहां पर देखो, ये लोग ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है इसको अलग करना चाहते थे और अपना खुद का स्टेट बनाना चाहते थे। तो ये तो बड़ी मतलब खतरनाक सी बात है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे कैसे करने देंगे। और इन दोनों के बीच में, एलटीटीई और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में वॉर छिड़ गया है ना, मतलब ये आपस में ही लड़ाई करने लग गए। जैसे ऐसे नहीं होता मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो जाती है तो अपन कहते हैं कि भाई गृह युद्ध हो गया है ना, घर के अंदर लड़ाई हो गई। वैसे ही सेम यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया 1983 में, और 2009 में जाकर के ये खत्म हुआ। बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हुआ, अनस्टेबिलिटी आई कंट्री में, और जो कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता था वो डेवलपमेंट भी हिंडर हुआ कहीं ना कहीं, और डेवलपमेंट इनका रुक गया। और आज भी आप देखो श्रीलंका कितनी बुरी स्थिति में है। मतलब मेजोरिटेरियनिज्म का जो इम्पैक्ट है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको ये सोच भी नहीं लानी है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का मतलब। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में जिसमें मतलब सब लोग बराबरी पे रहे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये बराबर पे है, ठीक है ना? वर्टिकल फॉर्म में इस एक के पास में ज्यादा पावर है, एक के पास में कम, और उसके बाद एक के पास में सबसे कम। तो इस तरीके से वर्टिकल मतलब एक वर्टिकल लाइन आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। हॉरिजॉन्टल मतलब आपको एक सेम लाइन में अलग अलग जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो खड़े देखने को मिलेंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आप देखते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है, जैसे आज हमारे भारत देश के अंदर कोलिएशन गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है ना? एनडीए की सरकार है कि नहीं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है ना? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो अलग अलग जब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट बनाती हैं, देखो याद रखना यहां पर एक अलायंस होता है, ठीक है ना, और एक कोलिशन, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना? थोड़ा सा इसको समझना टेक्निकल है बट समझ लेना इजी है। अलायंस जब दो मतलब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, याद रखना मैंने क्या बोला, जब इलेक्शन फाइट करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना ग्रुप बनाती हैं तो उसको अलायंस कहा जाता है। जब वही पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में नहीं आ पाती हैं या उन्हें मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है। तो चुनाव के बाद जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो उसे कोलिशन कहा जाता है। बाकी सोशल मूवमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स आप देख लेंगे। प्रेशर ग्रुप्स में जैसे स्टूडेंट यूनियंस हो गई, लेबर यूनियंस हो गई और ट्रेड यूनियंस हो गई, ये अलग अलग टाइप के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और अपनी मांगों को फुलफिल करवाते हैं। देखते नहीं हो आप लोग, है ना, कि सड़क पे बैठ जाते हैं लोग जाकर के और आंदोलन करने लगते हैं, है ना? इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अब आप लोग क्या करते हो, दिक्कत यहां पर ये होती है कि हम लोग पढ़ते हैं प्रूडेंशियल रीजन क्या है, मोरल रीजन क्या है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं कि ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, हम इतनी इच्छा क्यों रखते हैं पावर शेयरिंग की, उसका ही पीछे का रीजन है, कारण है। एक कारण है प्रूडेंशियल और दूसरा कारण है मोरल। मतलब पावर शेयरिंग हम इतनी पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि प्रूडेंशियल कारण है उसके पीछे, एक आप ऐसे कहें सोच समझ करके लेने वाला डिसीजन पावर शेयरिंग के पीछे लगा हुआ है। और मोरल का मतलब एक नैतिक कारण है।
मतलब प्रूडेंशियल का मतलब क्या हुआ? प्रूडेंशियल का मतलब देखो ऐसे समझो कि जब पावर शेयर कर देते हैं हम अलग अलग लोगों के बीच में, तो ये क्या करते हैं, ये लोग मिलकर के क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और वो डिसीजन कैसे लेते हैं, सोच समझ करके लेते हैं। मतलब उसमें क्या लॉस हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सारी चीजों को अकाउंट में लेकर के, सारी चीजों को ध्यान में रख करके डिसीजन लिया जाता है। वहीं पर जो प्रूडेंशियल रीजन क्या कर देते हैं, अगर हम सोच समझ करके डिसीजन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, और सोसाइटी के अंदर हार्मनी आ जाएगी। सोसाइटी एक दूसरे से मिलकर के रहेगी और प्रेम भाव से रहेगी, क्योंकि जब सब लोग मिलकर के डिसीजन लेंगे तो एक बेहतर डिसीजन लेंगे, एक अच्छा डिसीजन लेंगे, और सब लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो प्रूडेंशियल का मतलब समझ में आया। मतलब हमें पावर शेयरिंग क्यों इतनी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां पर जब पावर शेयर कर देते हैं तो सब लोग मिलजुल करके डिसीजन लेते हैं, लोगों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रूडेंस का मतलब ये समझदारी पर बेस्ड होता है। ऐसे नहीं कि अपन इसमें लॉस वगैरह देखते हैं, जो भी गेन्स हो सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट हो सकता है, उन सारी चीजों को देख करके डिसीजन लिया जाता है। गॉट इट? प्रूडेंशियल का मतलब समझ में आया? सॉरी। दूसरा है मोरल रीजन। मोरल रीजन का मतलब ये एक नैतिक कारण है। ऐसे समझो, आपके शरीर के अंदर आत्मा है, तो आपका शरीर जिंदा है, आत्मा जैसे ही गई तो खत्म हो जाएगा। या आप ऐसे समझो, आपके अंदर जो नैतिकता है, आप दूसरों का आदर करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, अच्छा दूसरों का अच्छा सोचते हैं, ये सारी चीजें क्या है, आपके अंदर नैतिकता है, मोरालिटी है। आप सोचो, इसी मोरालिटी की वजह से आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर नैतिकता होती ही नहीं तो आप तो जानवर हो जाते। वैसे ही सेम सोचो, अगर डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो एक तरीके की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पावर शेयरिंग नहीं होगी, एक जन के हाथ में ही सारी पावर आ जाएगी, तो क्या वो डेमोक्रेसी बची रह जाएगी? नहीं बची रहेगी, खत्म हो जाएगी डेमोक्रेसी। जैसे हमारा शरीर खत्म हो जाएगा आत्मा के बिना, वैसे ही डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी की मोरालिटी को बचाए रखने के लिए। इसीलिए इसको कहा जाता है स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट है, आत्मा है, वो मोरालिटी है डेमोक्रेसी की। इस वजह से हमें क्या करना है, पावर शेयरिंग को करना है। एसेंस है वो, मतलब उसका मूलभूत आधार है डेमोक्रेसी का। अगर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग नहीं रहेगी तो खत्म हो जाएगी, और पावर शेयरिंग रहेगी तो डेमोक्रेसी के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, हार्मनी रहेगी, और लोग खुश रहेंगे। तो ये बेसिकली ये मोरालिटी है। ये नहीं होगा तो पावर शेयरिंग या डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से हम लोग इतनी ज्यादा इच्छा करते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं डेमोक्रेसी बनी रहे, बची रहे। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो एक थम्स अप दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।